तेरे साथ अलग बैठ जाती है, आधी पागल है पूरी हो जाएगी। ओ वीडियो देखा था कल का, क्या पढ़ाया था? थोड़ा पास भी थोड़े बहुत ही हो रहे हो तुम, अभी तक पूरे दिख नहीं रहे हो मेरे को होते हुए साले। एक हाँ भाई, वो जब टेस्ट लूंगा मैं तो उसी दिन करा रहा था, तुम लोगों ने कहा नहीं चल। उस दिन बोला नहीं था मैंने तुम्हें कि मैं करा देता हूँ पूरा रिवीजन। हर चीज तुम्हें मैं पीछे पढ़ पढ़ के करवाता हूँ, तुम्हारा तो कुछ होता ही नहीं है। चुप रहे। कौन सी कॉपी? 4-5 रमजान यार, अभी थोड़ा रुक जा यार, बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ वो बन गई, अभी ले लेना तुम लोग। 7 के साथ 9 भी है, लेकिन तुम सिर्फ 7 के करना, मैं फिर 9 आके पढ़ाऊंगा तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा मालमेशन। चलो ओ ग्रीन टी शर्ट यहाँ देखो। कल की क्लास में हम लोगों ने मेमोरेंडम तक बात कर ली थी, आज आर्टिकल से पढ़ना है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मेरी तरफ देखो। सेक्शन 3 में फॉर्मेशन पढ़ा, रिवाइज नहीं करूंगा, याद होगा सबको। फिर सेक्शन 4 में पढ़ा हमने मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में हम लोगों ने कितने क्लोज पढ़े? 6 क्लोज पढ़े। कितने? 6। पहले पढ़ा नेम क्लोज, लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूँ, रन हो जाना चाहिए। नेम क्लोज, नेम क्लोज में मैंने बहुत सारी बातें बताई। पहले तो ये बताया आपको नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड लगाना पड़ेगा। फिर आपको बताया कि आपको अपना नाम रिजर्व करवाना पड़ता है, ठीक है? क्या करवाना पड़ता है? रिजर्व करवाना पड़ता है। आप जब भी अपना नाम रिजर्व कराओगे तो 20 दिन आपके नाम पे रिजर्व रहेगा, लेकिन अगर आपने नेम चेंज की एप्लीकेशन दी है तो वो 60 डेज है आपके पास, ठीक है? रिजर्व करवाने के लिए एप्लीकेशन देने का कोई डे नहीं है, लेकिन आपने जब रिजर्व करवाने के लिए दिया और उसमें रेक्टिफिकेशन करवाना है तो वो विद इन 15 डेज करवा सकते हो। मतलब अभी मैंने एक एप्लीकेशन डाली शब्बीर नाम से, मुझे लगा यार ये नाम मनूस है, ठीक है, कुछ और करवाते हैं, तो फिर 15 दिन में मैं इसको क्या करवा सकता हूँ? रेक्टिफाई करवा सकता हूँ। तो वो रेक्टिफिकेशन के 15 दिन पहली बार देने के कोई दिन नहीं है। फिर हम लोगों ने बात करी कि नाम जो है वो अनडिजायरेबल ना हो, आइडेंटिकल ना हो, किसी कंपनी को रिजेंबल ना करता हो, ऑफेंसिव ना हो, और नेम एंड एम्बलम्स एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? एक्ट के अकॉर्डिंग। अब कोई तुम्हें लगता है नाम देते वो कोई नेम एंड एम्बलम्स एक्ट भी पढ़ने बैठेगा? दे देते हो आप तो नाम, ये तो रजिस्ट्रार को देखना है कि नेम एंड एम्बलम्स एक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो उस नाम को रजिस्टर ना करे। वो अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा है तो मेरे को कभी नाम रेक्टिफाई करने का दिक्कत ही नहीं आएगा। मतलब वो ढंग से देख के दे रहा है, हाँ भाई ये सही है नाम ये, लेकिन वो भी कितना देखेगा, ठीक है? तो ये नाम के ऊपर अपने बहुत सारी चर्चा करी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि रिजेंबल किस तरीके से नेम करते हैं, ठीक है? कई बार सिंगुलर प्लूरल फॉर्म चेंज करके, वर्ड्स को चेंज करके, इंटरचेंज करके भी रिजेंबल करते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा वेरिएशन करके भी रिजेंबल करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल देखे हमने जिससे पता चलता है कि ये नाम दूसरे नाम को क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है। ये भी बात हम लोगों ने करी। फिर मैंने नेम के बाद आप लोगों को दूसरा क्लोज पढ़ाया, कौन सा? रजिस्टर ऑफिस क्लोज, या इसको सिचुएशन क्लोज भी बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है उसका स्टेट मेंशन करना है। स्टेट से क्या पता चलता है? जुरिस्डिक्शन पता चलती है। क्या पता चलती है? कि आपको स्टेट से ये पता चलता है कि कौन से लॉ आप पे एप्लीकेबल होंगे उस स्टेट के हिसाब से। कह रही है कंपनी लॉ तो होगा ही सही, और आपको कभी केस करना है तो आपको किस हाई कोर्ट में अपील करनी है, तो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है सबसे मेन। उसके अलावा और भी फायदे, रजिस्टर ऑफिस पे आपको सारे नोटिस सर्व होंगे, आपको आपका जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो रजिस्टर ऑफिस से पता चलेगा, आपको कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो रजिस्टर ऑफिस से होगा। फिर हम लोगों ने बात करी तीसरे क्लोज की, ऑब्जेक्ट क्लोज। तीसरा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्लोज में मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो एंसिलरी वर्क है वो भी आप कर सकते हो। जैसे एजुकेशन में मैंने कल आपको बताया कि एजुकेशन में बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आती है, वो भी सब मैं कर सकता हूँ अगर मैंने वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन भी लिखा है तो उसके रिलेटेड चीज़ें भी मेरी उसमें कवर हो जाएगी। ये बात हम लोगों ने करी। फिर लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज पे थोड़ी लंबी चर्चा करी। लाइबिलिटी क्लोज में आपको बताया अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो ये लिखना है कि आपके कितने मेंबर्स ने कितने शेयर्स ले रखे हैं और कितना अनपेड अमाउंट है, बस उतनी लाइबिलिटी आपकी। लिमिटेड बाय गारंटी में जो मेंबर है उन्होंने कितनी लाइबिलिटी अंडरटेक करी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कौन से मेंबर लाइबल होंगे, ठीक है? दोज मेंबर हु वर मेंबर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एंड विद इन 1 ईयर आफ्टर सीजिंग टू बी अ मेंबर। जैसे उन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी तो उसके अगले 1 साल तक लाइबल है, लेकिन एक बात याद रखना, वो अगले 1 साल तक लाइबल हमेशा नहीं है। वो 1 साल तक लाइबल है अगर कंपनी 1 साल में वाइंड अप हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी तो वाइंडिंग अप में आती है ना। इस पूरे को मैं बहुत डिटेल में फाउंडेशन में भी समझाता था, यहाँ भी समझाता हूँ। इसमें से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने या मैं टेस्ट में दूं तो गड़बड़ मत करना। ये प्रोविजन इन इट्स टोटलिटी याद रखना है। एक चीज भी इधर उधर हुई तो गलती कर दोगे तुम। अगर आज मैंने मेंबरशिप रिजाइन कर दी और 6 महीने बाद मेरे को किसी मेंबर का फोन आया कि भाई तूने 3 लाख की गारंटी दी थी ना, तो वो 3 लाख रुपए जमा करा,
तो मैं उसे बोलूंगा नहीं भैया मैं क्यों जमा कराऊं, मैंने तो कंपनी छोड़ दी। तो वो मेरे पास एक लाइन लेके आ गया, सड़ी सी लाइन, क्या कि कंपनी छोड़ने के बाद भी 1 साल तक आप लाइबल होते हो और आपको तो अभी 6 महीने हुए हैं, लाओ दो 3 लाख रुपए। बोलो एक सुर में, मैं लाइबल हूं कि नहीं हूं? अगर कंपनी वाइंड अप हुई है तो मैं लाइबल हूं, नहीं तो मैं क्यों लाइबल हूं? कंपनी अपने कर्जे, अपने डेब्ट, अपनी एसेट में से चुकाए, मैं क्यों लाइबल हूं? लेकिन हाँ, वो 6 महीने में अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई होती तो मैं लाइबल। फिर मैं लाइबल किस अमाउंट के लिए हूँ? फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी, फॉर द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये भी बताया मैंने आपको। अब इसको भी साइड में रख दो। ये पूरा कौन सा हो गया? लाइबिलिटी क्लोज। ठीक है, अच्छे से रिकॉल कर लेना पूरा एक एक क्लोज। 3 हो गए। चौथा क्लोज कौन सा बताया था? कैपिटल। इसमें बस ऑथोराइज कैपिटल लिखनी है। ठीक है, सिंपल सा था। और सब्सक्राइबर ने जितने शेयर्स लिए वो लिखना है। फिर 5वां नॉमिनेशन क्लोज। ये तो सिर्फ ओपीसी पे लगेगा, उसको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है जो उसकी डेथ के बाद उस ओपीसी का मेंबर बनेगा। और एक और रह गया कोई सा? हो गए? चलो अब आज बात करते हैं आर्टिकल्स की। किसकी बात करते हैं? सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहले इसका पूरा शुरू से एंड तक हर चीज बता देता हूँ, फिर रीड करेंगे। सामने देखोगे तुम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें एंट्रिंचमेंट, मैंने याद आपको फाउंडेशन में कहा था कि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड में तुम्हें इंटर में फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये वहाँ डालना बिल्कुल सेंसलेस था। ठीक है, या यहाँ डालना बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तुम देख लो। अभी मेरे एग्जाम्पल सब वही है जो मैंने फाउंडेशन में भी तुम्हें बताए थे, पूरा उसी का रिकॉल चल रहा है पूरा। अब मैंने तुम्हें आर्टिकल भी वहाँ पढ़ाया था, एंट्रिंचमेंट पढ़ाए थे, मॉडल आर्टिकल्स पढ़ाए थे, सब कुछ यहाँ पे भी आएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने को नहीं है। ठीक है, चलो सामने देखो पहले तुम आर्टिकल्स। जैसे मेमोरेंडम के लिए कहते हैं कि मेमोरेंडम इज चार्टर ऑफ कंपनी, ये ढांचा है। ऐसे आर्टिकल को कहते हैं दीज आर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, ठीक है, कंपनी को रन करने में। तो ये आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। कायदे से इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनाने चाहिए, लेकिन ये इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि इन्होंने वो भी खुद बना के दिए हैं कि लो तुम ऐसे चलाओ, ये काम करना है तो ये रिजोल्यूशन पास करो, ये काम करना है तो ये रिजोल्यूशन पास करो, ये मीटिंग बुलानी है तो इतने लोगों का आना जरूरी है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, हर चीज़ इन्होंने दे दी है। अब तुम्हें वो मॉडल आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ है वो अडॉप्ट करना है तो एज इट इज़ अडॉप्ट कर लो, उसमें कुछ एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर दो, कुछ इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर दो, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना है ऐड ऑन कर दो। आपके ऊपर है कि आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे फ्रेम करना चाहते हो। जो भी फ्रेम करो, रजिस्ट्रेशन के वक्त आरओसी को फाइल कर दो, बनाओ आप अपने हिसाब से जैसे बनाने। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे मैंने उसके अंदर क्लोज पढ़ाया आपको, नेम क्लोज, आर्टिकल रजिस्टर ऑफिस क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज। इसमें क्लोज कैसे हो सकते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन के 2-5 होते हैं क्या जो ये लिख के बता दे? रूल्स एंड रेगुलेशन तो जने कितने होते हैं, कहाँ तक लिखने बैठोगे? तो इसीलिए इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि जैसे मेमोरेंडम में 6 क्लोज है तो यहाँ पे भी 6 क्लोज होंगे। यहाँ कोई क्लोज नहीं है, जो डालना है वो डालो, रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई है एंट्रिंचमेंट की। किसकी? याद है तुम्हें क्या होता है? ठीक है, बताएगा दीपक क्या होता है एंट्रिंचमेंट? फाउंडेशन में आता है। चिन्नूलाल तू बोल। सालो पास हो गए हो तुम लोग, ठीक है, रुक जा, हाथ दीजिएगा। तू बोल विधि चोपड़ा, बताना। खुशी चैप्टर ही नहीं पढ़ा था फाउंडेशन में, कैसे हो तुम? पूरी कंपनी एक्ट छोड़ गए थे। वाई? अच्छा, तू बताएगी कुकरेजा? बता भाई, बता अपूर्व क्या होता है? मत बता, बाढ़ में जा। आप तो पूछूंगा ही नहीं, सुनना ही नहीं। अभी दीवू बताएगा। दिव्यांश बता दो बेटा। हार्ड घंटा अपने डिसीजन से अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी हो किसी पर्टिकुलर जो रूल्स लिखे उनको लेके, तो वो एंट्रिचमेंट का रूल पास करा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। और कोई थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करेगा? बोल भाई। हाँ हाँ, मैं वहां हूं, तेज बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सुनो, अब बराबर से सुनना। एंट्रिंचमेंट का मतलब होता है
मेकिंग सम प्रोविजंस मोर रेस्ट्रिक्टिव एज दे ऑलरेडी आर। कोई प्रोविजन जो ऑलरेडी बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, कठिन है, उनको और कठिन बनाना और मुश्किल बनाना। तो आप एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकते हो किसी भी चीज को लेकर। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मान लो कि शुभी ने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी और उस प्राइवेट कंपनी में 2 लोग होने चाहिए, तो एक शुभी थी और एक ये थी अर्चिता। और भी मेंबर थे, 10-15 मेंबर और थे, लेकिन सब इसके घर के ही मेंबर थे, इसके घर के ही मेंबर थे। 200 हो सकते हैं, तो 10 मेंबर इसके घर के थे। तो 12 जनों ने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी। उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर खुद शुभी रही, ठीक है। अब शुभी रही मैनेजिंग डायरेक्टर, तो और इसने ये कहा कि यार आगे भी मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ही रहूँगी, क्योंकि मेरा आइडिया था, तो मैं इस कंपनी को मैं ही चलाऊंगी और मैं ही रहूँगी। तो अर्चिता ने इसको कहा कि यार देख, आज तो अपन 12 है, कल 200 हो गए, पैसे की ज़रूरत पड़ी, अपन ने और मेंबर को पार्टनर बनाया, मतलब मेंबर को इंट्रोड्यूस किया और कंपनी आगे बढ़ी, काम आगे बढ़ा, और भी तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए, तो उनको लगा कि इस कुर्सी पे उन्हें होना चाहिए, तो हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर वो बन जाए। क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 75% रेजोल्यूशन पास करके, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी को भी मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी से हटाया जा सकता है। ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। लेकिन तुम्हें डायरेक्टर वाला चैप्टर इस साल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में आता है, तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। तो शुभी थोड़ी सी इनसिक्योर है। अब शुभी को लगा यार अगर ये 75% में मेरे को हटा देंगे तो मेरे को तो रहना है इस कंपनी में, एमडी तो मैं ही रहना, कुर्सी तो मैं नहीं छोड़ूंगी, भले पैसा जो आएगा वो सब में बटेगा, लेकिन एमडी की पोस्ट तो मुझे ही रखनी है। तो इसने एंट्रेंचमेंट का एक प्रोविजन डाला कि कभी भी भविष्य में किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हटाना है तो 95% लोग बोलेंगे तो ही हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। और इसने कह दिया शुभी ने कि 5% शेयर तो मैं खुद अपने ही पास रखूंगी, तो मैं खुद तो अपने आप को मना करूंगी नहीं, और 2-1% मम्मी पापा को दे दिए, तो बोला 7% शेयर तो हमारे पास हमेशा रखेंगे हम, ताकि मुझे इस कुर्सी से तो कोई ना हटा सके, क्योंकि 95% में हटाना है और 7 तो हमारे ही पास है। तो या तो मेरे मम्मी पापा ही मना कर दे और मैं खुद ही अपने आप को मना कर दूं तो ही हटूंगी मैं, ठीक है, नहीं तो मैं हट नहीं पाऊंगी, क्योंकि बाकी कितने भी मेंबर आ जाए सबके यहाँ 93% रहेगा। तो ऐसा करके शुभी ने एक एंट्रेंचमेंट का क्लोज डाल दिया। तो डाल सकते हो आप। तो एंट्रेंचमेंट मतलब मेकिंग सम प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव, मेकिंग सम प्रोविजन मोर प्रोटेक्टिव, मोर रेस्ट्रिक्टिव, मोर प्रोटेक्टिव, मोर रेस्ट्रिक्टिव, मोर रेस्ट्रिक्टिव एज दे ऑलरेडी आर। जितने थे उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बना। अभी तुम लोग कुछ मत करो यार, प्लीज सामने देखो, सब मैं टाइम देता तो हूँ, तुम लिखते रहना आराम से, पहले पूरा पढ़ लो आराम से। अब इसको और ज्यादा प्रोविजन को क्या बनाना भाई, रेस्ट्रिक्टिव बनाना। अब आपने डाल दिया ये चीज, ऐसी कोई चीज कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं थी, ये 2013 में आया है। 1956 वाले एक्ट में, मतलब हमने, जब मैं इंटर में था तो मैंने इंटर दी थी 2010 में, तो मेरे टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो 13 में मैंने जब सीए फाइनल दिया 14 में, तो मैंने नया वाला एक्ट पढ़ा, तो ये नए वाले में था, ठीक है। तो नए में था और पुराने में नहीं था। इनको कुछ लगा होगा ऐसी कोई चीज़ डालना, तो इन्होंने डाला एंट्रेंचमेंट का रूल। पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अभी ये कई बार फायदेमंद भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे अगर शुभी ने ये एंट्रेंचमेंट डाला कि इसको कोई हटाएगा नहीं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है। आज अगर मान लो इससे भी कोई अच्छे लोग आ गए, जैसे आज, चलो ये तो प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी में तो कितना, जैसे अभी बहुत सारे लोग ये नेपोटिज्म का पिपूड़ा बजाते हैं, तो नेपोटिज्म आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जैसा बोलते बॉलीवुड में मिलता है, ठीक है, इधर मिलता है, हर जगह ही मिलेगा। ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। आज अगर मान लो मुकेश अंबानी सक्षम है और वो रिलायंस के एमडी है, तो उनके बाद उनके दोनों लड़के इतने ही सक्षम हो, ये जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो ना भी हो, लेकिन उनके जाने के बाद वो एमडी की चेयर पे उनका लड़का ही बैठेगा, फिर उसका लड़का ही बैठेगा और उसका लड़का ही बैठेगा। लेकिन उस रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा करने में 50, मतलब इतने सालों से जो कंपनी चल रही है, उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो 50 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो 20 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रोटेट होकर वो इस कुर्सी तक तो पहुंच गए थे, मुकेश अंबानी के जस्ट इधर राइट हैंड पे, और इधर से वो बस इधर आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए और वो हटे, और यहाँ से पैराशूट से एक उनका लड़का आया और वो बैठ गया, एंट्रेंचमेंट डाल रखा था, ठीक है। तो ये गलत भी है, ये यहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो ठीक है। तो वो तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वो तो एम्प्लॉई रहेंगे बस, वो तो मालिक बन ही नहीं सकते कभी, ठीक है।
तो एंट्रेंचमेंट और कई जगह पे सही भी है। अगर शुभी के केस में देखें तो ये कहे कि यार आज मैंने इसको स्टार्ट किया है तो मैं क्या ज़्यादा कुछ थोड़ी मांग रही हूँ, मेरे को एमडी रहना है बस, ऐसा थोड़ी कि सारा प्रॉफिट मैं उठाऊंगी, प्रॉफिट सब में बटेगा, सब शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को पावर अच्छी लगती है, मैंने खोला है, मैंने ओनरशिप मेरे को अच्छी लगती है, मैंने खोला है, मैं रहना चाहती हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो परसेप्शन की बात है, हर नज़रिए से देखो तो अच्छा भी है बुरा भी है, ये एंट्रेंचमेंट का रूल है। अब ये एंट्रेंचमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त ही डालना है कि बाद में भी डाल सकते हो? बाद में भी डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट का रूल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी रखा जा सकता है और आफ्टर फॉर्मेशन भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर आफ्टर फॉर्मेशन रखोगे तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एंट्रेंचमेंट डालना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, और 100% रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में अगर 200 मेंबर है तो पूरे 200 के 200 हाँ करेंगे तो एंट्रेंचमेंट का रूल आएगा, और पब्लिक कंपनी में अगर 200 मेंबर है तो 75% लोग हाँ करेंगे तो एंट्रेंचमेंट आएगा। अब जो भी एंट्रेंचमेंट डालना है जिस भी प्रोविजन में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एमडी के केस में, और किसी चीज में डालना हो, एक तुम्हें आगे मैं क्वारम पढ़ाऊंगा। क्वारम, एक मीटिंग को स्टार्ट होने के लिए कितने मिनिमम मेंबर चाहिए, उसे क्वारम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आएगा भी अगले चैप्टरों में। क्या बोलते हैं? क्या होता है क्वारम? तेज बोलो, है ना, सुन रहे हो ना बराबर। एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर, इन्होंने कहा क्वारम 2 मेंबर का होना चाहिए, तो 2 भी आ गए। अब मेरी कंपनी में 2 लाख मेंबर है, 2 आ गए, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि क्वारम 2 जनों का है बस। अब 2 आ गए, बाकी के नहीं आए, ठीक है। तो इन्होंने 2 ने ही मीटिंग स्टार्ट करी, चाय वाई पी, खाना वाना खाया, रेजोल्यूशन पास किया, ले साइन कर, खत्म हो गया। 2 लाख मेंबर कह रहे सालों हम लोग आए भी नहीं और तुमने हमारे बिना मीटिंग सब स्टार्ट कर के तुमने रिजोल्यूशन पास कर दिया। बोला नहीं आए तो नहीं आए, 2 लोगों में हो सकती है, हम 2 तो आ गए थे, ठीक है। बोला गलत है तो बोला ये 2 का रूल गलत है, तो अपन क्वारम कुछ और रख लेते हैं। तो अपन ने आर्टिकल में लिख दिया भैया हमारा क्वारम तो 20 जनों का होगा कम से कम, इतनी बड़ी कंपनी है, तो डाल दो एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्टिव बना दो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप रेस्ट्रिक्टिव या प्रोटेक्टिव बना सकते हो। तो ये प्रोविजन अच्छा भी है बुरा भी है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है उस पर फर्क पड़ता है। यहाँ तक बात हो गई। अब इधर देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हुई, एंट्रेंचमेंट की बात हुई, मॉडल आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को टेबल ABCDE बताई थी, वो मेमोरेंडम की थी। अब अगली 5 है टेबल FGHIJ, ये 5 किसकी है? आर्टिकल की है। ये 5 आर्टिकल की टेबल है, ये भी 5 कंपनियों के लिए है। जैसे वहाँ की पहली लिमिटेड बाय शेयर, यहाँ पे भी पहली लिमिटेड बाय शेयर, वहाँ थी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, यहाँ है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर, यहाँ हैविंग पहले है, वहाँ नॉट हैविंग था, यहाँ हैविंग। तो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग, फिर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग। ऐसे 5 कंपनियों के लिए 5 टेबल है मेमोरेंडम की, 5 कंपनियों के लिए 5 टेबल है आर्टिकल। अभी मैं सब बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 टेबलों में जो मेमोरेंडम आर्टिकल की टेबल है ना, 5 टेबल आर्टिकल की, वो आर्टिकल की टेबल में मॉडल आर्टिकल्स दे रखे हैं। आप उन मॉडल आर्टिकल्स को एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजेस भी करना चाहो तो कर सकते हैं। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, उसकी बात करेंगे, पहले इतना रीड कर लेते हैं। अब करो तुम टिक, जो भी तुम्हें करना है देखते जाओ। इट कंटेन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है इसमें? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। नीचे आ जाओ। आर्टिकल शैल कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट एंड सच मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो इन्होंने एक्ट में दे रखे हैं। हावेवर अगर कंपनी चाहे तो कुछ एडिशनल मैटर भी आर्टिकल में डाल सकती है, मतलब जो हमने बताया है उसके अलावा भी आपको जो मैटर डालने हो आर्टिकल में डाल सकते हो। आर्टिकल आपके हैं, आपको जैसे बनाने बनाओ। अब आते हैं एंट्रेंचमेंट पे। अभी एंट्रेंचमेंट का पहले जनरल मतलब समझाया है, क्रोनिक डीप रूटेड फैक्ट ऑफ द हैबिट एंड एटीट्यूड एंड बिलीव तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है। हमारे हिसाब से एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, ये हमारे लिए तो ये है, द प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल इज मोर डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोटेक्शन। किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्टिकल्स को और ज्यादा क्या बना देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं, उसे एंट्रेंचमेंट बोलते हैं। अब टिक करो। आर्टिकल में लिख सकते हैं कि कुछ प्रोविजन आप तभी ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर ओनली व्हेन मोर रेस्ट्रिक्टिव और हार्डर प्रोविजंस
as then applicable in case of special resolution are met or complied. ये लाइन ऐसी कैसी लिखनी है तुम्हें? हम आर्टिकल में लिख सकते हैं कि कुछ प्रोविजन को आप तभी ऑल्टर कर सकते हो ओनली अगर आप और रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस को मेट करो जो स्पेशल रिजोल्यूशन से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। मतलब एसआर में तो 75% चाहिए, लेकिन आपको ये काम करना है तो 95% कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो ये आपने एंट्रिचमेंट डाल दिया। एग्जांपल लिख दो वो एमडी वाला, ठीक है, कि नॉर्मली एमडी को हटाते हैं कैसे? एसआर से, लेकिन हमने एंट्रिचमेंट डाल के 95% कंसेंट मैंडेटरी कर दी। समझ में आया? अब कब डालना है? एंट्रिचमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, या तो शुरू में डाल दो या बाद में आर्टिकल को अमेंड करके डाल दो। लेकिन अगर बाद में डालोगे तो कंसेंट कितनी चाहिए? ऑल मेंबर की कंसेंट चाहिए। किस केस में? प्राइवेट के केस में। और एसआर चाहिए किस केस में? पब्लिक में एसआर चाहिए और प्राइवेट में ऑल मेंबर। बढ़ो आगे बढ़ो, ये वर्ड टू वर्ड जो पढ़ा वही लिखा हुआ है सारा, एंट्रिचमेंट तक बात हो गई। ये समरी में भी दे रखा है, तुम चाहो तो समरी देख लो और उसके बाद ये काट दो, इस फॉर्म में देना है, उस फॉर्म में देना है। फॉर्म वॉर्म हमसे याद होंगे भी नहीं, कोई मतलब का भी नहीं है। ये रे फॉर्म याद हो जाए तो रख लो, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म है, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, जब ये कंपनी से खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा, तो एक इन लोगों ने एक पूरी समरी डाली है सारे फॉर्म की। ये फॉर्म इसमें जाता है, ये फॉर्म इसमें जाता है, तो उस समय सारे फॉर्म याद कर लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम हो, तुम्हें लगे कि हो सकते हैं याद, तो कहीं पे MGT 1 है, कहीं MGT 2 है, कहीं MGT 3 है, MGT 4 है, फॉर्म के नाम है ये सब। कहीं पे ADR 1 है, कहीं ADR 2 है, कहीं ADR 3 है, ऐसे अलग 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 फॉर्म में है। तो ये तो कंप्लाइंस है, ये याद करवा के कर क्या रहा है ये इंस्टीट्यूट, मतलब ये करके क्या होगा? मैंने फॉर्म याद कर लिया, अब जब मैं प्रैक्टिकली ये काम करने जाऊंगा तो मैं जब खोलूंगा कंप्यूटर तो वहाँ फॉर्म वही वाला खुलेगा जो मुझे चाहिए। मेरे को याद करने का क्या सेंस है? बायोलॉजी जैसी चीज़ है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली देखे तो फॉर्म याद करके क्या उखाड़ लूंगा मैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे एंट्रिचमेंट डाला है, अब मेरे को ROC को फाइल करना है, तो जब मैं लिखूंगा तो वही तो फॉर्म खुलेगा जिसमें वो जाएगा। तो मैंने पहले से नंबर याद कर भी रखा है, तो ये तो एक तरीके से क्लैरिकल वर्क करवा दें हमसे, ठीक है। अब ये टेबल है ABCDE, 5 उधर थी, अब FGHIJ, और कौन सी किसके लिए है? देखो ये पहली वाली किसके लिए? लिमिटेड बाय शेयर, फिर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, फिर अनलिमिटेड हैविंग, फिर अनलिमिटेड नॉट हैविंग। तो बस ये याद रखना है, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे पहले नॉट हैविंग है, अरे हैविंग है, फिर नॉट हैविंग है, और वहां पे पहले नॉट हैविंग है, हैविंग। कंपनी 5 है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी में 2, फिर अनलिमिटेड में 2। 5 कंपनियों के 5 आर्टिकल, 5 कंपनियों के 5 मेमोरेंडम। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? वहां 5 टेबल किसकी पड़ी? मेमोरेंडम की। यहाँ 5 टेबल लर्न हो रहा है, ठीक है। ये एंट्रिचमेंट तक की बात हो गई। अब ये मॉडल आर्टिकल आपको जैसे के जैसे उठा के डालने हो डाल दो, चेंज करना हो चेंज कर लो। ये एक इंपॉर्टेंट डब्बा है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये उस समय भी पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों से पूछता था मैं, और तुम लोगों ने किसी ने भी शायद नहीं बताया था इसका सही मतलब, लेकिन अभी तो बता दोगे, ठीक है। हाँ अपूर्व बता देगा। पढ़ो ये डब्बे को, इंपॉर्टेंट मार्क करो। हेलो सुनो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, देखो, प्रोवाइड दैट इन केस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड, जो इस एक्ट के बाद आई है, क्योंकि ये एंट्रिचमेंट वगैरह ये सब इस एक्ट के बाद ही, पुराने वाले एक्ट में तो था ही नहीं है। तो बेटा ध्यान दे ले, फिर बोलेगा जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के बाद, तो जो उसके रजिस्टर्ड आर्टिकल है जो उसने बनाए हैं, तो उसमें डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन इन मॉडल आर्टिकल। तो शैल so far as applicable be the regulation of that company in the same manner and in the same extent as they were contained in the duly registered article। तो इसने फिर यहाँ करके इसको शॉर्ट में भी लिख दिया। क्या बोला गया है? अगर मैंने अपनी कंपनी खोली इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है, गुलशमा इधर देख बेटा, अब जो तूने बात बोली, क्या बोला तूने कि अगर मैंने ये कंपनी खोली है तो मैं उसके अंदर वो एक्ट के रजिस्टर्ड आर्टिकल में मॉडल आर्टिकल्स की चीज़ें ले सकता हूँ, डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है
कि अगर मेरी कंपनी खोली मैंने और उसके रजिस्टर्ड आर्टिकल में मैंने मॉडल आर्टिकल के प्रोविजन को एक्सक्लूड भी नहीं किया, मॉडिफाई भी नहीं किया, मतलब ना तो उनको लिया ना एक्सक्लूड किया, तो फिर दे विल बी एप्लीकेबल इन द सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट एज दे वर। ठीक है, मतलब वो आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि वो आप पे एप्लीकेबल होने चाहिए थे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मॉडल आर्टिकल में 25 चीजें लिखी हुई थी और मैंने अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल में 23 चीजें ले ली, बाकी की 2 चीजें मैंने नहीं ली। अब मैंने नहीं ली तो नहीं ली, ना तो मैंने उसे एक्सक्लूड किया ना मॉडिफाई किया। मैंने ये तो ये लिख देता कि ये 2 रेगुलेशन मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होते, या मैं ये लिख देता कि ये 2 रेगुलेशन मेरे पे एप्लीकेबल होते हैं विद सम मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस, लेकिन मैंने उन दो रेगुलेशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया, तो वो 2 भी मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि मेरे रजिस्टर्ड आर्टिकल में लिखे हुए होते। तो कैसे एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि मॉडल आर्टिकल की चीजों को या तो एक्सक्लूड कर दो या मॉडिफाई कर दो, बट इग्नोर मत करो। अगर आपने उन चीजों को इग्नोर कर दिया तो वो आप पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी निकला कि जब भी आप किसी कंपनी के आर्टिकल बनाने बैठो तो एक बार मॉडल आर्टिकल को जरूर स्टडी करो। क्या बोला मैंने? अगर अपने आर्टिकल खुद ही बनाने बैठ गया और मॉडल आर्टिकल में कुछ बातें लिखी हुई थी जिसको मैंने ना तो एक्सक्लूड किया ना मॉडिफाई किया, तो वो प्रोविजन भी मेरे पे एज इट इज एप्लीकेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरा है ये, फाउंडेशन में भी बहुत टाइम लेके समझाया था, अभी भी, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बराबर याद रखना। तो एक तो एंट्रीचमेंट में से क्वेश्चन आएगा, एक इस पे से क्वेश्चन आएगा। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट वहां भी दिया था, यहाँ भी दिया है, क्वेश्चन ज्यादा वहां आता है, यहाँ नहीं आता है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? सबको क्लियर है? स्पेशली न्यू स्टूडेंट को क्लियर है सबको? ठीक है, तुम्हें बाकियों को तो मैंने जो फाउंडेशन में बोली थी लाइन टू लाइन वही रिपीट करिए। बेटा क्लियर है तुम दोनों को? तुम तीनों को क्लियर है? अंशिका क्लियर है? यहाँ पे बेटा तुम दोनों को? चलो आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसको पहले समझते हैं फिर रीड करेंगे। यहाँ देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी बात करते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो आर्टिकल कौन आ गया? ओ, अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट की बात करके आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनो भाई, क्या होता है कि आपने कहा है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कल मैंने कहा कि जो भी कंपनी के साथ डील करेगा वो मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़े। अगर उसने नहीं पढ़ा तो भी हम तो मानेंगे कि उन्होंने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जब भी कोई कंपनी के साथ डील करता है तो हाँ, ये डीम्ड है कि उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा होगा। वो नहीं पढ़ता है तो उसकी गलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट सही है, भले उसने नहीं पढ़ा था। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि आपने बोल तो दिया डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, लेकिन जब भी कोई कंपनी के साथ डीलिंग करता है तो वो डॉक्यूमेंट से डील नहीं करता, ऑफिसर से डील करता है। आज मैं किसी कंपनी से डीलिंग करूंगा तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलूंगा, उसके डायरेक्टर से मिलूंगा, उसके ऑफिसर से मिलूंगा, उसके साथ बात करूंगा। सारे डॉक्यूमेंट में पढ़ने बैठूं पॉसिबल नहीं है। चलो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ भी लिए, अगर मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि ऑफिसर ये काम करेगा लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद, तो मेरे को कैसे पता चलेगा उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया? मैंने तो मेमोरेंडम पढ़ा था और मेमोरेंडम में लिखा हुआ था एसआर पास करना है, आर्टिकल में लिखा हुआ था एसआर पास करना है। मैंने उसको कह दिया भाई तुम्हें एसआर पास करना है, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा, उसने नहीं किया वहां पे, तो हाउ वुड आई नो? उससे मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे अफेक्ट होंगे, मेरी लायबिलिटी क्यों आएगी इसमें? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जस्ट उल्टा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये उसका एक्सेप्शन है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, बट कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की नॉलेज हमें नहीं होगी। हाउ वुड वी नो कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, साइन कराने चाहिए थे, कराए कि नहीं कराए, कोई डॉक्यूमेंट आरओसी में फाइल करना चाहिए था, करा कि नहीं करा? मैं क्या तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक चेयर लगा के तुम्हारे यहाँ बैठा रहूं चौकीदार की तरह और देखता रहूं तुमने ये काम करा है कि नहीं करा? मेरा काम है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, मैंने कर दिया, पेमेंट ले ली, उसके बाद तुम्हें इसका फाइलिंग करना था, ये करना था, तो तुम्हारा इंटरनल मैटर है, मैं कैसे देखूं? नहीं कराए तो तुम लायबल हो। तो इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि अ पर्सन इज नॉट सपोज टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड ही इज नॉट सपोज टू मेक इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी।
आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं हर किसी को शक की निगाह से थोड़ी देखूंगा। अगर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कहा कि एसआर पास कर दिया, मैं मान लूंगा कर दिया होगा। मैं वो चेक करने जाऊँ कि उसने एसआर पास किया कि नहीं किया। प्राइमा फेसी हम किसी को शक की निगाह से नहीं देखते। वो कह रहा है करा है तो करा होगा, डाउट होगा तो चेक करूंगा। तो इंडोर मैनेजमेंट की भी फिर एक्सेप्शन है। 3 केस में आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पहला, when there is any irregularity and you have knowledge of that irregularity, कोई irregularity कंटिन्यू हो रही है और आपको बराबर नॉलेज है कि वो irregularity है, तो आपको फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। when there is some doubt or suspicion, कोई डाउट है, कोई सस्पिशन है, तो आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसे जब मैंने बोला कि तुमने एसआर पास कर दिया तो थोड़ी देर रुक गया, हाँ कर दिया, ठीक है, तो मुझे कोई डाउट हो इसका चेहरा देख के कि शायद इसने नहीं किया होगा, तो अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो। अब आप चेक करो इरेगुलरिटी की नॉलेज है। इससे पहले मैंने उसके साथ 5 बार कॉन्टेक्ट किया, 5 बार उसने कहा था एसआर पास हो गया, बाद में नहीं हुआ था और मेरे को ही जाके करवाना पड़ा था, तो छठी बार भी ऐसा ही होगा फिर, क्योंकि आपको पता है इरेगुलरिटी होती है, तो आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो। और तीसरा, फॉर्जरी। जब किसी ने कोई झूठे साइन कर रखे हैं, फॉर्जरी हमेशा नलिटी होती है, नल एंड वॉइड। तो किसी ने फॉर्जरी करी है तो फिर आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने इसको देख लिया कि ये इसके पापा के साइन कर रहा है, देख लिया मैंने, रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तो मुझे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब भले ये बोले अरे सर मेरे पापा भी ऐसे ही साइन करते और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं पापा को परेशान नहीं करता हूँ, आप भले जाके पूछ लेना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लेके उनके पास जाऊँगा और मेरे मुंह पे फेंक देंगे, छोटी छोटी चीज़ें तू ही कर लिया कर, फालतू की परेशान करता है। फिर भी मैं तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करूँगा क्योंकि मेरे सामने फॉर्जरी हुई है। और फॉर्जरी क्या होता है? नलिटी, नल एंड, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए थे मैंने आप लोगों को। क्या एग्जांपल दिए थे कि अभी जैसे सपोज करो कि मैंने फीस का एक एग्जांपल दिया था आपको कि अभी आपको फीस देनी होती है, तो आप क्या करते हो? वर्षा को दे देते हो, किसी को भी दे देते हो, ठीक है। तो आप कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि वो फीस मेरे तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यू आर नॉट सपोज टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। इंडोर मैनेजमेंट लगता है कि वो हमारा इंटरनल मैटर है। जैसे मैंने कहा जिशान को दे दो, तो आप पूछोगे नहीं जिशान सर तुम्हें पढ़ाते ही नहीं है, आप लो ना फीस, ठीक है। आप थोड़ी पूछोगे, मैंने कहा उनको दे दो तो दे दो, ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, आप इंक्वायरी नहीं करोगे, आप इंटरनल अफेयर में छानबीन नहीं करोगे, ताकझाक नहीं करोगे। क्यों करोगे? लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या कहता है? करोगे। तो एक्सेप्शन में 3 केस आ गए। इरेगुलरिटी, अब क्या हुआ इरेगुलरिटी? पहले मेरे को ये जानवी ने 3 बार फीस दी थी और तीनों बार इसको वर्षा मैम का फ़ोन आया कि भैया आपकी फ़ीस नहीं आई है। मैंने कहा मैंने दी तो थी। फिर मेरे से मिली, सर आपको दी तो थी मैंने कहा हाँ ये मेरे अकाउंट में आ गई है। फिर मैंने ट्रांसफ़र करी। ऐसा 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अब चौथी बार भी ऐसा हो रहा है, तो इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब ये क्या करेगी? ये फीस देगी, लेकिन देने से पहले जैसे ही मैं इसको फीस का बोलूँगा, बोलेगी सर 1 मिनट रुक जाओ, ये पहले मुर्सा सर अब्दुल्ली सर से पूछेगी ये फीस मांग रहे वापस। पहले 2 बार दी थी तो खुद के अकाउंट में ले ली थी, और तीसरी बार फिर खुद के अकाउंट में मांग रहे, दूँ नहीं दूँ बता दो पहले, ठीक है। तो आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। यू हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। डाउट और सस्पिशन है दूसरा केस। डाउट और सस्पिशन में मैंने ये बताया था कि मैंने इसको कहा कि भाई तू फीस यहाँ कोचिंग में मत लाना, ठीक है, हाँ ठीक है। मैं शाम को KST पे घूमने आऊँगा, वहाँ पे चेक लेके आ जाना और चेक मेरे नाम से बना के लाना, कोचिंग के नाम से मत बनाना, ठीक है। और तू मुझे चेक दे रही है, पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अभी अगर ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो इसको डाउट होना चाहिए कि कोचिंग में देने से क्यों मना कर रहे हैं, खुद के नाम पे क्यों चेक बना रहे हैं, आउटसाइड प्लेस पे क्यों बोल रहे हैं चेक देने के लिए, कोचिंग में क्यों मना कर रहे हैं। देयर आर n नंबर ऑफ सस्पिशंस एंड डाउट, यू हैव टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। यहाँ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर इसने मुझे चेक दे दिया ये सोचकर गुड फेथ में कि अरे हाँ ठीक है यार कुछ भी काम हो, मेरे को क्या है, मैं कोचिंग में दूँ KST पे दूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों में के है, ठीक है, ले लो, ठीक है, पैसे दे दिए इसने, ठीक है, दोनों में पैसे दे दिए। और इसको 1 महीने बाद फोन आया और इसको बोला गया कि आपकी फीस अभी तक नहीं आई है, और मैंने मना कर दिया मेरे पास तो कोई फीस नहीं आई है। वो लोग कितना झूठ बोल रहे हो सारा, कितना झूठ, भगवान से तो डरो, ठीक है। आपने नहीं बोला था मेरे को कि KST पे दे देना, कोचिंग में मत बताना, फलाना डिमगड़ा, ठीक है। तो अब ये लाइबल है। अब वो मुर्सा सर अब्दुल्ली सर बोलेंगे कि जब इतना कुछ हुआ तो हमसे बोला क्यों नहीं, बोला इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। मैं आपके इंटरनल अफेयर्स में क्यों पढ़ूँ, होगा आपका कुछ रूल, 1-2 इंस्टॉलमेंट आप KST पे भी लेते होंगे, मैं हो क्या लेना देना, ठीक है, पैसे देने थे, पैसे दे दिए। तो ये इस केस में आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और फॉर्जरी, आपके सामने ही कोई चेक जाली साइन कर रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि तू उसके साइन तू क्यों कर रहा है, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ पे एक रूल पढ़ा था, टर्कवेंट रूल, याद है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट।
तो बहुत फेमस था, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। बोल दीक्षी, क्या हुआ था इसमें, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट में? हाँ बोल, तू बोल नवनीत, जल्दी बोल, तेज बोलना। वेरी गुड। और जबकि ये नाम टर्कवेंट के नाम से फेमस है, और टर्कवेंट ये रूल हारा, ये केस हारा था। टर्कवेंट कौन था? लिक्विडेटर, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, टर्कवेंट एक लिक्विडेटर था, रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक थी जिसको किसी कंपनी से पैसे लेने थे, और वो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। जब वो कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो वाइंडिंग अप में जाने के बाद लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो उस कंपनी का लिक्विडेटर था टर्कवेंट। टर्कवेंट सबको पैसे चुका रहा था, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक की भी बारी आई, तो उसने कहा हमें भी पैसे चुकाओ। तो टर्कवेंट ने ये कहा कि जब आपने ये लोन दिया था कंपनी को, तब इसमें मिनिमम डायरेक्टर के साइन होने चाहिए थे, जो साइन इसमें नहीं हो रहे हैं, तो आपने लोन कैसे दिया? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि हमारा काम था लोन देना, हमारा तो रेगुलर एक्टिविटी है लोन देना, हमने लोन दे दिया। अब इंटरनल मैनेजमेंट में है कि आपको साइन करना है, वो आपने नहीं किया, तो मेरे को क्या लेना देना उससे, हमें तो पूरा पैसा दो। तो इसमें टर्कवेंट का तर्क सही नहीं था। यहाँ इंडोर मैनेजमेंट का रूल लगेगा, एक्सेप्शन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई इरेगुलरिटी भी नहीं थी, सस्पिशन भी नहीं था। तो यहाँ क्या लगेगा? इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि कोई भी कंपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अगर मैं जानवी से यही कोचिन में पैसे मांग रहा हूँ तो फिर कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है? फिर तो अब वो पैसा अगर मैंने लेकर कोचिन में नहीं दिया तो जानवी की कोई लाइबिलिटी, जानवी को कोई ये भी नहीं बोल सकता कि तूने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी, मुझसे सर अब्दुल्ली सर को भी एक बार बता देती कि मैंने इनको फीस दी है, क्यों बताएगी? कोचिन में नॉर्मली जो एक्टिविटी है, फीस लेना देना, नोट्स देना, ये सब उस एक्टिविटी का पार्ट था। तो शी इज नॉट सपोज टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। 3 केस में ही करनी होती है बस, इरेगुलरिटी, सस्पिशन और फॉर्जरी, वो तीनों इसमें नहीं था। तो यहाँ पे टर्कवेंट हारा, रॉयल ब्रिटिश बैंक जीता, और रॉयल ब्रिटिश बैंक को उस कंपनी को पूरे पैसे देने पड़े। एक बार जल्दी टिक कर लो। चलो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ से शुरू होता है, ये टिक करो। एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी डीम्ड टू बी फेमिलियर, डीम को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, डीम्ड को, डीम्ड टू बी फेमिलियर, उसको पता होगा अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको पता होगा कि सारे डॉक्यूमेंट क्या है, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है। डीम्ड को हाईलाइट करना, डीम्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब पब्लिक ऑफिस में होते हैं। रजिस्ट्रार का ऑफिस है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप ये मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये टिक कर लो। क्या हुआ, नहीं करा था? तो अभी सुनेगा मेरे मुंह से। चलो, अब इवन इफ पार्टी डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट हैव एक्चुअल नोटिस, अगर आपको उसका नोटिस नहीं भी है, ठीक है, तो भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको उसका नोटिस है। इसी को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, इम्प्लाइड बोलते हैं, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड नोटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये एग्जांपल पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब इसका कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, तो उसके बाद इंडोर मैनेजमेंट आया, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या किया कि पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर, कोई भी बंदा कंपनी के ऑफिसर को जानता है, उसके डॉक्यूमेंट को नहीं जानता। हम डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ी डीलिंग करते, ऑफिसर के साथ करते, तो ऑफिसर का तो मैंने सब बराबर करा। लेकिन अब it does not take notice of realities of business life, hence it cause inconvenient for business transaction। अब हाँ, रेशो उनको देनी है। तो अगर मान लो मैं आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो मैं तो ऑफिसर के साथ कर रहा हूं। अब वो ऑफिसर सही से डील कर रहा है नहीं कर रहा, उसने डॉक्यूमेंट साइन करे नहीं करे, ये मेरे को कैसे पता होगा? तो इससे बहुत इनकन्वीनियंट होती थी। तो फिर वहां से कौन सा रूल आया? इंडोर मैनेजमेंट, और उसको टर्कवेंट रूल भी बोलते हैं। ये भी टिक करो इसमें। क्या? कि दोज डीलिंग विद द कंपनी कैन अज्यूम
that if director are entering into transaction they would have obtained the necessary sanctions. अगर मैं किसी डायरेक्टर के साथ डील कर रहा हूं तो उसने साइन करवा लिए होंगे, सैंक्शन ले ली होंगी, डॉक्यूमेंट बराबर फाइल किया होगा, मैं अज्यूम कर सकता हूं, मैं अंदर घुसने की मुझे जरूरत नहीं है. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या फिर टर्कवेट रूल. ये टिक कर लो, केस लो. ये तो अधिकतर फाउंडेशन में आता है, इस साल तो कम चांस है, फिर भी टिक कर लो. रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेट. ठीक है, ये केस लो पूरा आपको याद नहीं करना है, ये तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, जो अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया पूरा. अब इसके एक्सेप्शन क्या है, कब आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो ये भी थोड़ा देख लो. क्या कि इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट क्लेम्ड, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सर्कमस्टांसेस में. पहला, आपको इरेगुलरिटी की नॉलेज थी. दूसरा, नेग्लिजेंस, आपने लापरवाही करी है, कहीं पे कोई सस्पिशन अराइज हो रहा है और आप नेग्लिजेंस हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपकी गलती है. और फॉर्जरी, आपके सामने झूठे साइन किए जा रहे हैं. सिक्स से कल देखते हैं, बंद कर दे भाई.